नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी मैगजोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आप लोग हिंदी की जो हमारी वीडियोस हैं, जो लेक्चर पढ़े हुए हैं यूपीपीएससी एई के लिए, आप लोगों ने उसको देखा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बहरहाल आप लोगों का जो कमेंट था हमारे वीडियोज़ को लेके वो काफ़ी अच्छा था, और जो बाकी जो टेक्निकल सेक्शन था सगुन सर पढ़ा रहे हैं उसको भी आपने देखा होगा। तो आप लोग अगर मान लीजिए कहीं से भी आपको कोई दिक्कतें आती हैं तो अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर जो है आपको जवाब दिया जाता है, या आपको और कोई दिक्कत आ रही है या आपको कहीं से वीडियो नहीं समझ में आ रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उन चीज़ों को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम आ गया है, हम आशा करते हैं कि आपकी जो तैयारियां हैं वो बेहतर हुई होंगी। और हिंदी चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ और नंबर भी आपका नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, 75 नंबर आपको मिलने हैं यहाँ से। तो हिंदी आप लोग कायदे से पढ़िए और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद भी बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्या मिला। ठीक है, आपके लिए देखिए, आप जुड़े हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है हमसे। ठीक, अब बाकी आपका चूंकि पेपर है 13 और 14 तारीख में, तो उसको देखते हुए हमने आज 25 प्रश्नों की एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला आपके लिए लाई है। और उस श्रृंखला में ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित हैं। ठीक है, मतलब प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी है, तो उनको देखिए। बाकी और भी वीडियोज पड़े हुए हैं क्वेश्चन सेट के, सबके अलग अलग, आप उनको देखिए, वीडियो के लेक्चर्स को देखिए, उसको देखिए। बाकी टेक्निकल का वीडियो पड़ा हुआ है सगुन सर का, उसको देखिए। आप लोग अच्छे से जो है पेपर दीजिए। हम लोग आज अपना देखते हैं जो 25 प्रश्न है उसको। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धस्वर है। विकल्प है आपका आपके पास 4 विकल्प हैं। कौन कौन से? या, ला, रा और पा। देखिए, आपने जब वीडियो देखा होगा मेरा शब्द का, तो वहां पर जब हमने पढ़ाया था, जब आपको मैं व्यंजन पढ़ा रहा था, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको बताया हूँगा कि भैया जो हमारा हिंदी वर्णमाला में 2 शब्द ऐसे होते हैं, कौन कौन से? या और वा। इनका जब हम दोनों का उच्चारण करते हैं, या का और वा का, तो होता क्या है, इनके उच्चारण में जो हमारी जीवा होती है, जो हमारी जीभ होती है, वो क्या करती है भैया, वो पूरी तरीके से इनका उच्चारण नहीं कर पाती है। इसीलिए हिंदी भाषा में 2 अर्धस्वर माने गए हैं। कौन कौन से? या और वा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, या। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जाके उन वीडियोज को अपने एग्जाम के पहले, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, 1-2 दिन का, तो आप उनको जाके देखिए अच्छे से। प्रश्नों का जो सेट पड़ा हुआ है उनको देखिए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है क्या हिंदी वर्णमाला में जो आपके व्यंजन हैं, व्यंजनों की जो संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या होती है, कितनी होती है आपको बताना है। विकल्प है आपका 30, अगला विकल्प है 32, अगला विकल्प है 33 और अगला विकल्प है 34। तो भैया जब हम आपको पढ़ा रहे थे उसी समय मैंने आपको बताया था क्या, कि ये जो प्रश्न है, ठीक है, काफी कंफ्यूज कर देता है आपको। क्यों कंफ्यूज कर देता है? क्योंकि आप तो वही जानते हैं ना कि 11 ठो स्वर है, 11 ठो स्वर को जोड़ दो, बाकी निकाल लो, वो हो गए व्यंजन। लेकिन वो व्यंजन नहीं होता है। व्यंजन होते कितने हैं आपके?
हिंदी वर्णमाला में तो व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक, कैसे, इसको भी आपको जब व्यंजन पढ़ाया था तो बताया था। फिर देखिए कैसे होते हैं 33। देखिए आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी, 25। जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या भैया 4। जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी, इनकी भी संख्या 4। तो जोड़िए आप 25, 4 29 और 4 33। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है, 33 होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर जब आगे की ओर बढ़ते हैं हम तो देखते क्या है कि अगला प्रश्न, अगला भी प्रश्न आप देखिए, अगला भी प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है एक आपको वर्ण दिया है क्या, वा, कह रहा है वा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। वा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। क्या होता है, विकल्प है आपके पास दंत, अगला विकल्प है आपके पास ओष्ठ, अगला विकल्प है आपके पास दंतोष्ठ और अगला विकल्प है चौथा आपके पास कंठोष्ठ। ठीक, तो आपको बताना है वा का उच्चारण स्थान। अच्छा, अब देखिए वा का जब उच्चारण स्थान मैंने पढ़ाया था आपको तो वहां पर भी मैंने ये बात बताई थी, सारी जो उच्चारण स्थान जिनका होता है सबके लिए संस्कृत का फार्मूला बताया था आपको। वहीं पे मैंने बता दिया था भैया इसको आप याद कर लीजिएगा। क्यों, चूंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। अच्छा, आते क्यों हैं, चूंकि संस्कृत का फार्मूला होता है तो एग्जामिनर भी जानता है कि भैया आप याद करेंगे नहीं, तो इसलिए देता है। तो वा का जो उच्चारण स्थान होता है, होता क्या है कि जब आपको मैंने उच्चारण स्थान पढ़ाया होगा तो वहां पर मैंने आपको बताया होगा क्या, संस्कृत के फार्मूले में एक अलग से फार्मूला स्पेशली बताया था आपको। क्या बताया था आपको, दंतोष्ठा। ठीक, और इसके पहले क्या लिखा था, वकारः, वकारः दंतोष्ठा। यानी कि जो वा का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंतोष्ठ। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, सी। ठीक, अब आप इसका जो इंपॉर्टेंस है ये काहे महत्वपूर्ण है, देखिए एक ठो वा है, इसके लिए पूरा एक फार्मूला आपको बताया गया सिर्फ वा के लिए। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको एक वाक्य दिया है, धोनी ने एक ओवर में 5 छक्के मारे। क्या है, वाक्य है धोनी ने एक ओवर में 5 छक्के मारे। इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है इस वाक्य में आपका उद्देश्य है। विकल्प है आपका पहला ओवर, अगला विकल्प है आपका धोनी, अगला विकल्प है आपका 5 और अगला विकल्प है आपका छक्के। तो अब बताइए आप, कह रहा है धोनी ने एक ओवर में 5 छक्के मारे। जब मैंने आपको वाक्य पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था भैया हो जो वाक्य होता है उसके 2 ठो प्रमुख अंग होते हैं। कौन से, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो जो उद्देश्य होता है हमारा, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उद्देश्य जो होता है वो आपका किसी भी वाक्य का कर्ता होता है।
क्या होता है, कर्ता। बाकी कर्ता को छोड़कर जो कुछ भी आपके वाक्य में बचता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है हमारा विधेय के अंतर्गत। आपसे पूछा क्या है, इसमें उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है। इसमें कर्ता कौन है, इसमें कर्ता है आपके ध्वनि, तो ध्वनि विकल्प यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे अगला कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। क्या है बात, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ये वाक्य किस प्रकार का है, विकल्प है आपका पहला सरल वाक्य, अगला संयुक्त वाक्य, और अगला विकल्प है आपका मिश्रित या मिश्र वाक्य, और चौथा विकल्प है आपका इनमें से कोई नहीं। वाक्य जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यदि सीता खाना खाएगी तो गीता खाना खाएगी, यदि तुम 5 मिनट पहले आए होते तो ट्रेन मिल गई होती। इस तरह के जो आपके वाक्य होते हैं वो किस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं आपके मिश्रित या मिश्र वाक्य के अंदर। तो आपका विकल्प इसमें कौन सा सही होगा, सी। फिर अगला है प्रश्न आपका, कह रहा है शब्द एक दिया है आपको कवि, इसमें कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या कह रहा है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा। विकल्प है आपके पास पहला कवियत्री, अगला विकल्प है आपके पास कवयत्री, तीसरा विकल्प है आपके पास कवयित्री, और अगला विकल्प है आपके पास कवियत्री। अब देखिए, अब यहां से आपके दो प्रश्न फंस सकते हैं। कैसे, पहली बात तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द, और दूसरी बात देखिए वचन कैसे। अब कवियत्री कैसे लिखा जाता है, अगर आपको ये बात पता होगी कि कवियत्री सही तरीके से कैसे लिखा जाता है तो आप बता देंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो कवियत्री कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है भैया, कवियत्री लिखा जाता है ऐसे, कवियत्री। ठीक, विकल्प आपका कौन सा सही होगा, सी। तो यहां से देखिए आपका तो पहली बात क्या होगा, वर्तनी आपकी सही हो जाएगी, और क्या होगा, लिंग से भी अगर पूछेगा तो उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। एक तो आपको ऐसे ये 4 विकल्प दे दे, ये 4 विकल्प दे दे, कह दे निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, सी। या आपसे पूछ ले कवि का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, कवयित्री। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कारक के कितने भेद होते हैं। विकल्प है आपका 6, अगला विकल्प है 7, अगला विकल्प है आपका 8, और अगला विकल्प है आपका 11। तो देखिए
जब मैंने आपको कारक पढ़ाया था तो उस समय शुरू में ही ये बात बताई थी। देखिए भैया, जो हिंदी भाषा का विकास हुआ कहाँ से हुआ? पहले संस्कृत भाषा आई। अब जो संस्कृत के विद्वान थे वो बताए थे 6 कारक, लेकिन जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो वहां पर 2 कारकों की आवश्यकता और पड़ी, 2 कारक और जोड़े गए। इसलिए जो हिंदी भाषा में आपके कारकों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। अगर यही पूछ ले कि संस्कृत भाषा में कारक की संख्या है तो कितनी होगी, तब 6 होगी, लेकिन हिंदी में पूछेगा तो 8 होगी। अच्छा, अब मान लीजिए बता दे रहे हैं आपको कौन कौन से नहीं है। तो देखिए, सा से संस्कृत, और कारक में सा से कौन सा कारक होता है? एक होता है आपका संबंध कारक और एक होता है आपका संबोधन कारक। तो ये 2 कारक जो हैं ये आपके संस्कृत में नहीं है। हिंदी में इन्हीं दोनों कारकों को मिलाकर इनकी संख्या क्या है? 8 है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द दिया है आपको यशोदा। कह रहा है यशोदा में आपको बताना है कौन सी संधि होगी। पहला विकल्प है आपके पास स्वर संधि, अगला विकल्प है आपके पास व्यंजन संधि, अगला विकल्प है आपके पास विसर्ग संधि, और अगला विकल्प है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, जो यशोदा होता है, अगर आप विसर्ग संधि नहीं पढ़े हैं और व्यंजन संधि नहीं पढ़े हैं तब तो आप मार देंगे क्या? व्यंजन संधि। लेकिन आपने अगर संधि पढ़ा है तो यशोदा का पहले तो आप ये जानिए कि जो यशोदा हमारा शब्द है, यशोदा शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? इसका संधि विच्छेद होता है यशाधन, यशाधन द। ठीक, यशाधन द। अब यहाँ पर देखिए, जब यशा लिख उठा, ये देखिए क्या लग गया? विसर्ग लग गया। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शब्द दिया है आपको प्रतिदिन। कह रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। अब देखिए विकल्प आपको क्या क्या दिया है? तत्पुरुष समास, अगला विकल्प है आपके पास कर्मधारय समास, अगला विकल्प है आपके पास द्वंद्व समास, और अगला विकल्प है आपके पास अव्ययी भाव समास। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए। ए भी पूछता है कि आपको 4 विकल्प दे देगा, द्वंद्व लिखा हुआ होगा, उसमें पूछता है कौन सा विकल्प निम्न में सही है। द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए इस बात को। अच्छा देखिए यहाँ पर प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। मैंने जब आपको समास पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि भैया प्रति, यथा, बे, नी जैसे उपसर्ग यदि किसी शब्द के पहले आपको दिख जाए कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? डी। अगला है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, शब्द दिया है आपको गंगा जल। कह रहा है गंगा जल में कौन सा समास होगा? विकल्प है तत्पुरुष समास, अगला विकल्प है आपके पास द्विगु समास, अगला विकल्प है आपके पास बहुव्रीहि समास, और चौथा विकल्प है आपके पास अव्ययी भाव समास। आपको बताना है गंगा जल में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अब देखिए
मैंने बताया था समास अगर आपको ना समझ में आए तो क्या कर दो, उसका समास विग्रह कर दो। गंगा जल शब्द है, गंगा जल का समास विग्रह क्या होगा, गंगा का जल, गंगा का जल। अब बीच में कारक चिन्ह क्या आ गया, का, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। विकल्प आपका कौन सही होगा, ए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शब्द दिया है आपको नग, कह रहा है निम्न में कौन सा नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। प्रश्न बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसमें से नग का जो है क्या पूछ रहा है। वो कभी कभी आगे नहीं लिख देता है, आप आगे देखें नग, अच्छा तो हम पढ़े थे, मार के चले आए, पता लगा हो गया क्वेश्चन गलत। विकल्प है आपका, पहला विकल्प है पर्वत, अगला विकल्प है आपका सूर्य, अगला विकल्प है सर्प, और चौथा विकल्प है आपका हाथी। अच्छा देखिए, जो ये नग शब्द है क्या कह रहा है, नग शब्द का निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने जो है पहले भी जो प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं उसमें किसी एक में डाला था, तो आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप गलत बता रहे हैं, नग का जो अनेकार्थी होता है वो क्या होता है, पर्वत होता है। तो भैया एक बात यही ध्यान से देख लीजिए, जो आपकी वर्तनी होती है आप वर्तनी को अच्छे से पढ़िए। नग का अनेकार्थी क्या नहीं होता, क्या नहीं होता है, तो जो नग का अनेकार्थी है वो पर्वत नहीं होता है। यहाँ भी विकल्प हम वही बता रहे हैं, पर्वत नहीं होता है। पर्वत किसका अनेकार्थी होता है, नाग का, ना पे बड़ा आ की मात्रा लगी होती है, इसका अनेकार्थी होता है पर्वत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए, वर्तनी अपनी सुधारिए। फिर अगला है प्रश्न आपका, शब्द दिया है आपको गौरव, कह रहा है निम्न में गौरव का विलोम शब्द है। विकल्प है आपके पास, पहला लाघव, अगला विकल्प है लघुता, अगला विकल्प है आपका लघुत्व, और अगला विकल्प है आपका लघुतम। तो जो गौरव है, गौरव शब्द का आपको विलोम बताना है। विलोम मतलब जानना है ना, उल्टा, जिसको आप अपोजिट पढ़ते हैं अंग्रेजी में। जब मैंने आपको विलोम पढ़ाया था, या विलोम का जो भी वीडियो पढ़ा होगा प्रैक्टिस सेट का, मैंने वहां आपको बताया था कि देखिए जो विलोम होते हैं ना वो हमारे हमेशा सजातीय होते हैं। सजातीय मतलब जान रहे हैं ना, जैसे आप पेपर में पढ़ते होंगे, जो लोग हिंदी पेपर पढ़ते होंगे, कि यहाँ पर एक जोड़े ने सजातीय विवाह किया या विजातीय विवाह किया। सजातीय मतलब जान रहे हैं ना, अपनी जात वाले, विजातीय मतलब अलग कास्ट के लोग। ठीक, तो सजातीय होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया कि अगर आपको संज्ञा शब्द का विलोम पूछेगा तो उसका जो विलोम होगा वो हमेशा संज्ञा ही होगा। अगर आपसे सर्वनाम का विलोम पूछेगा तो हमेशा सर्वनाम ही होगा। अगर आपसे क्रिया का विलोम पूछेगा तो हमेशा वो क्रिया पद ही होगा। ऐसा नहीं है कि संज्ञा का विलोम पूछ लिया तो उसमें सर्वनाम ऑप्शन में दिया है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब जैसे इसी प्रश्न देखिए, गौरव का विलोम पूछ रहा है ना, अब गौरव का विलोम क्या हो सकता है, देखिए लघुता, लघुत्व, लघुतम या लाघव क्या हो सकता है। तो मैंने बताया हमेशा सजातीय होगा। आप देखिए सजातीय क्या है, लाघव। ठीक, विकल्प आपका कौन सा सही होगा, ए। इन बातों का आप छोटी छोटी बातें जो है इनका विशेष ध्यान रखिएगा। अगला है, अगला प्रश्न भी यही है, क्या कह रहा है, शब्द दिया है आपको नैसर्गिक, ये भी वर्तनी में पूछता है नैसर्गिक। ठीक है, नैसर्गिक शब्द का विलोम होगा।
विकल्प है आपके पास पहला सात्विक, अगला विकल्प है कल्पित, अगला विकल्प है आपके पास कृत्रिम और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो नैसर्गिक होता है, नैसर्गिक मतलब आप किसको कहते हैं? नैसर्गिक का अंग्रेजी जानते हैं? कठिन शब्द है ना, इसीलिए पूछा है। नैसर्गिक मतलब क्या होता है? नेचुरल, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, ठीक। तो उसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, होगा। जंगल का पर्यायवाची शब्द होगा। आपको ऑप्शन दिया है प्रमोद, अगला ऑप्शन है विश्रांति, अगला ऑप्शन है आपका कांतार और अगला ऑप्शन है आपका जड़। ठीक, आपको जंगल का इसमें से पर्यायवाची बताना है। तो जो आपका जंगल शब्द होता है उसका पर्यायवाची क्या क्या होता है? होता है भैया कांतार्य, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है? कांतार। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक आपको वाक्य दिया है, क्या जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा। विकल्प है आपका पहला पूजनीय, अगला विकल्प है आपका पूजनीय, अगला विकल्प है आपका पूजनीय और अगला विकल्प है आपका पूजनीय। आपको बताना है जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या होगा? अच्छा, यहां से भी देखिए, जो ये दिया है ना पूजनीय, कैसे लिखा जाता है? ये भी आपका किस में पूछता है? वर्तनी में कई बार पूछा गया है। तो पूजनीय कैसे लिखा जाता है? देखिए, जो पूजा के योग्य है उसको आप कहेंगे पूजनीय, लेकिन लिखा कैसे जाता है? तो लिखा जाता है ऐसे, वहां पर बड़े ऊ की मात्रा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ए। फिर अगला है प्रश्न, कह रहा है जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। विकल्प है आपके पास प्रविशेषण, अगला विकल्प है आपके क्रिया विशेषण, अगला विकल्प है आपका समुच्चय बोधक और जो चौथा है विकल्प आपका इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे मैं एक शब्द कहूं आपसे कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये घोड़े की विशेषता है कि वो तेज दौड़ता है। लेकिन मैं यही आपसे कहूं कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, दोनों शब्द ध्यान से सुनिएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो घोड़ा अगर तेज दौड़ता है तो इसमें जो तेज शब्द है ये तो आपका विशेषण हो गया, लेकिन बहुत क्या हुआ? ये तो भैया तेज की भी विशेषता बता रहा है ना, मतलब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो बहुत क्या होगा? बहुत होगा आपका प्रविशेषण कहते हैं इसको। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ए।
फिर अगला है प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। अच्छा, जब संज्ञा मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था वहां पर कि जो संज्ञा होती है भैया, संज्ञा हमारी कितनी प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 5। उसी में से एक भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर आप विकल्प देखिए, आप खुद ही बता देंगे। देखिए, अच्छा मैंने गाय कहा तो क्या किसी विशेष का बोध हुआ? गाय मतलब सारी गाय, मतलब रामू की भी गाय, कालू की भी गाय, आपकी भी गाय, सबकी गाय क्या एक जैसी, विशेष नहीं है। मैंने पहाड़ कहा, यानी कि दुनिया में जितने पहाड़ हैं सबका बोध हुआ, कुछ विशेष नहीं है। अच्छा मैंने यमुना कह दिया तो यानी कि एक विशेष नदी का बोध हो रहा है। अब मैंने यमुना कह दिया तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको कह देंगे कि भैया नहीं भारत की सबसे पवित्र नदी है, उसको हम यमुना कहेंगे, नहीं भारत की सबसे लंबी नदी है, उसको हम यमुना कहेंगे। यमुना अगर मैंने कहा तो उससे एक नदी विशेष का बोध हुआ, इसलिए जो यमुना है ये आपकी कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? सी। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या कह रहा है? हिंदी में सर्वनाम की संख्या। ध्यान से देखिएगा पर इस प्रश्न को। क्या कह रहा है? हिंदी में सर्वनाम की संख्या होती है कितनी? आपको बताना है। तो देखिए, आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आपने पढ़ा है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। विकल्प में दिया है, आपने विकल्प देखा पहला, मारा टिक, आगे बढ़ गए, ठीक। लेकिन ये पूछ क्या रहा है? सर्वनाम का भेद नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सर्वनाम की संख्या कितनी होती है। तो मैंने जब आपको सर्वनाम पढ़ाया था वहां पर भी ये बताया था, सर्वनाम की संख्या जो होती है हिंदी में कितनी होती है? 11। विकल्प कौन सा सही होगा? डी। कौन कौन से? मैं, तुम, आप, कौन, कब, क्या, कहाँ, किसको, ठीक। 11 होती है सर्वनामों की संख्या। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से करिएगा। फिर आगे देखिए, अगला कह रहा है प्रश्न, निम्न में आपको क्या करना है? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक। 4 विकल्प हैं, आप बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। पहला है, देखिए पहला विकल्प है आपका ईर्ष्या, अगला विकल्प है ईर्ष्या, अगला विकल्प है ईर्ष्या, और जो चौथा विकल्प है आपका वो क्या है? ईर्ष्या। अब भैया बताइए ईर्ष्या कैसे लिखी जाती है? ऐसे, ऐसे, ऐसे या ऐसे? इसीलिए कह रहे थे वर्तनी, ठीक। एक प्रश्न पक्का है वर्तनी से आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए ईर्ष्या कैसे लिखी जाती है? तो ईर्ष्या लिखी जाती है ई पर बड़ी ई की मात्रा, षटकोण वाला आधा सा, या पर बड़ा आ का मात्रा और ऊपर आधा रा, यानी कि विकल्प जो आपका डी वाला है, चौथा वाला है, वो सही होगा। फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या आपको बताना है निम्न में तद्भव शब्द है। पहला विकल्प है आपका दिनकर, अगला विकल्प है प्रभाकर, अगला विकल्प है दिवाकर, और चौथा विकल्प है आपका सूरज, ठीक है। आपको इसमें बताना है इसमें से तद्भव शब्द है। तो देखिए, जब मैंने आपको तत्सम और तद्भव पढ़ाया था तो क्या बताया था
देखिए जो तत्सम शब्द होता है आपका कहाँ से आया है, संस्कृत से। लेकिन जब तद्भव मैंने बताया था तो मैंने बोला था भैया जो ये तद्भव है ना आपका, इसको जब आप तोड़ेंगे तो दो शब्दों में टूटता है। किसमें? तद्धन भव। तद का मतलब होता है क्या, उससे। भव का मतलब होता है क्या, होना, उससे होना, अर्थात किससे, संस्कृत से होना। अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से चलते चलते किस में आए हैं, हिंदी भाषा में आकर हिंदी भाषा के हो गए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। इसमें से तद्भव क्या है, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर और सूरज में। तो कौन सा शब्द तद्भव है आपका, सूरज। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न कह रहा है आपको बताना है निम्न में, आपको बताना है निम्न में देशज शब्द है। विकल्प है आपका क्या, अग्नि, खेत, लोटा और चौथा विकल्प है आपका प्रार्थना। तो जब मैंने आपको शब्द पढ़ाया था तो जब देशज शब्द पढ़ाया था वहां पर एक बात बताई थी कि भैया जो देशज शब्द होता है, देशज मतलब जाना है ना, जो आप गाँव में बोलते हैं, ठीक, जो गांव में आप लैंग्वेज यूज करते हैं, अर्थात वे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा से नहीं आए हैं, हमारे आंचलिक क्षेत्र से, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बोलचाल में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रयोग इतना ज़्यादा हो गया कि वो हमारे हिंदी भाषा में आ गए। उनको हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द। कौन सा होगा देशज शब्द इसमें से, तो देशज शब्द होगा इसमें आपका लोटा। विकल्प कौन सा सही होगा, बी। जैसे लोटा, पगड़ी, डिबिया, ये शब्द क्या हैं, आपके देशज शब्द हैं, ठीक है। फिर अगला कह रहा है प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शब्द दिया है आपको, शब्द दिया है धन। कह रहा है धन का पर्यायवाची नहीं है, धन का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है, विकल्प देख लीजिए। पहला है विकल्प आपका द्रव्य, अगला विकल्प है अजा, अजा, अगला विकल्प है आपका दौलत और अगला विकल्प है आपका संपदा। तो देखिए भैया जो धन होता है उसका विकल्प क्या क्या होता है, उसका पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो द्रव्य जो होता है उसका भी मतलब भैया पैसा होता है, यानी कि धन। अजा जो होता है किसको कहते हैं, अभी बता रहे हैं। दौलत किसको कहते हैं, दौलत मतलब पैसा या धन। संपदा मतलब भी धन। तो यानी कि आपका द्रव्य, दौलत और संपदा तीनों धन के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो अजा है आपका ये धन का पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प आपका कौन सा सही होगा, बी। अजा किसका पर्यायवाची होता है, पूछा जाता है तो किसका होता है, बकरी का, ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि नीचे दिए गए शब्दों में आपको क्रिया पहचाननी है। विकल्प है आपका पहला क्या, उठ, अगला विकल्प है पढ़, अगला विकल्प है उठना, अगला विकल्प है उठना और अगला विकल्प है डी वाला आपका पढ़ने। तो देखिए इसमें से आपको क्रिया पहचानी। तो मैंने जब आपको क्रिया पढ़ाया था तो बताया था कि क्रिया जो होती है किससे बनती है, धातुओं से। धातु क्या होते हैं, जो क्रिया के मूल शब्द होते हैं, ठीक। उसमें आप जब ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है हमारी क्रिया। तो इसमें देखिए जो आपका उठना शब्द है इसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है इसका उठ। आपने इसमें ना जोड़ा, क्या बन गई, क्रिया बन गई उठना। विकल्प आपका कौन सा सही हो गया, सी। फिर अगला देखते हैं हम प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न कह रहा है शब्द दिया है आपको वाक्जाल।
कह रहा है वाक जाल का सही संधि विच्छेद होगा। पहला विकल्प दिया है आपको वाक प्लस जाल, अगला विकल्प है आपका वाक प्लस जाल, वर्तनी देखिएगा ध्यान से। अगला विकल्प है आपका वाक प्लस जाल और अगला विकल्प है आपका वाम प्लस जाल। तो जो वाक जाल है शब्द आपका, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा भैया? वाक प्लस जाल। लेकिन कौन वाला वाक? ये वाला वाक। ठीक, का में नीचे जो हलंत लगा है। अच्छा, पूछ ले आपसे वाक जाल में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि? तो कौन सी संधि होगी आपकी? व्यंजन संधि होगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। वैसे पूछेगा तो कठिन शब्द है आपका संधि विच्छेद ही पूछेगा। ठीक, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ए। फिर अगला है प्रश्न, एक वाक्य आपको दिया है, क्या रमा विद्यालय से घर जाती है? आपको बताना है ये जो वाक्य दिया गया है रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त किया गया है? पहला विकल्प है आपका अपादान कारक, अगला विकल्प है आपका कर्म कारक, अगला विकल्प है आपका कर्ता कारक और चौथा विकल्प है आपका संबंध कारक। तो रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कौन सा कारक होगा? तो मैंने जब आपको कारक पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था, कोई दिक्कत हो तो आप जाकर भैया कारक देख लीजिए। ठीक, तो मैंने बताया था वहां पर उदाहरण सहित आपको कि यदि हम कहीं भी, अच्छा अपादान तो आप लोग यही जानते हैं ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, जहां अलगाव की स्थिति हो रही है वहां अपादान होगा, वहां तो होगा ही। साथ में यदि कहीं पर लौटने की आशा है या वाक्य में लौटने का संकेत है, वहां पर भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। तो ये था हमारा आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मैं आशा करता हूं जिस टॉपिक से प्रश्न रहा होगा वो टॉपिक आपको एक बार फिर से आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ नहीं ऐसे हो सकता है। बाकी आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए। कोई दिक्कत है किसी प्रश्न में तब भी आप पूछिए, और वो भी करने के पहले ठीक है एक चीज और देख लीजिए कि अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत हो रही है तो यानी कि आप थ्योरी वाला जो लेक्चर पढ़ा है उसको एक बार ध्यान से देखिए और एग्जाम देके आइए। तो कमेंट करके बताइए कि आपका प्रश्न कैसा रहा, कितने प्रश्न आपको मिले। हमारे जो पिछले प्रैक्टिस सेट थे या ये प्रैक्टिस सेट था। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर कभी आपसे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।